सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, समझना पड़ता है कि एग्जामिनर पूछता क्या है। डिकोड सीरीज 2.0 में हम साइंस के हर पीवाईक्यू के अंदर छुपे स्ट्रैटेजी को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो अगला साइंस पेपर तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि डिकोड सीरीज 2.0 में हम एनालाइज करेंगे रियल एग्जाम के पीवाईक्यू रियल लॉजिक के साथ। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AKA शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड और मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। और फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जाम के बाद भी एग्जाम तक और आपका साथ हमेशा रहेगा ये चैनल, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को मालूम चल गया कि आज हम लोग किस चीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग SST पे स्टार्ट किए थे। बहुत लोग को हो रहा था कि साइंस का कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग बच्चे साइंस पढ़ रखे होंगे, उनको लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है। तो आज पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें कितना आता है और कितना जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो लोग बिल्कुल से नए हैं उनको बता दें कि हम लोग ऑलरेडी सिलेबस वगैरह कर चुके हैं। साइंस के सिलेबस की बात करें तो हम लोग आप सबको पहले बता रखे थे, एग्जाम जो आपका सेंटअप एग्जाम होगा यानी प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उसके बाद चीज़ों को वन शॉट रिविजन के तौर पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिक, अब तक यूट्यूब पे चाहे हिंदी मीडियम ले लो, कहीं ले लो, हिंदी मीडियम ही लोग, इंग्लिश मीडियम तो कुछ चीज़ें हैं यही ना, है ना। हाँ, तो बता रहे थे कि बिल्कुल यूनिक तरीके से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करवाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बनना हो, सब्जेक्टिव बनना हो, डायग्राम हो, माइंड मैप हो, बला बला बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे एग्जामिनेशन के बाद, यानी सेंटअप एग्जाम को देख के हम लोग चीज़ों को रेडी करेंगे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए बिना मेहनत के। इसलिए आप सिलेबस कहीं ना कहीं से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिलेबस स्टार्ट किए थे आपका ज्योग्राफी से, और ऑलरेडी हम लोग सारी चीज़ें लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं। आप फटाफट से जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेंशन है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, और जिनको मालूम नहीं है बोर्ड बूस्टर आप ले सकते हैं कम्प्लीटली 339 में सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। अपकमिंग आने वाली चीज़ तक, एग्जाम तक सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। साइंस का अगर बेसिकली आपको स्पेशली साइंस का चाहिए, साइंस का बोर्ड बूस्टर चाहिए, साइंस बूस्टर चाहिए, तो आप सिंपल सा मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सिर्फ साइंस का 160 ओनली। बाकी का पूरा पैकेज भी ले सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ में बता रखा है, आप लोग को मालूम होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनके पास क्वेश्चन बैंक है बोर्ड बूस्टर, तो आप सेंटअप एग्जाम 2021 के पेपर को लेकर के बैठ जाइए और डिकोड साथ साथ में करना स्टार्ट कर दिए। साइंस में आपके पास सब्जेक्टिव है, आप इस चीज़ों को पढ़िए। ऑलरेडी बोर्ड के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, सेंटर पेपर का क्वेश्चन है। आप सब्जेक्टिव को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस हिसाब से सब्जेक्टिव आता है, और इसी में से ही आ जाएगा आपके बुक में जो दिया गया है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको ऑलरेडी साइंस में मालूम होगा टोटल 80 MCQ आता है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 बनाना है। तो जितना हम लोग कर लेंगे इनफ रहेगा। सिर्फ आप ये सोचेंगे कि इसको रट लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। हमें डिकोड करना होगा चीज़ों को, ताकि एग्जामिनर कहीं से पूछ ले, आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन के सामने 10 लाख रुपये नहीं बल्कि 1 लाख के लिए ये रहा कि द नंबर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या तो आपसे रिफ्लैक्शन पूछेगा, फिलहाल रिफ्लैक्शन ही पूछा है, ठीक है, या तो आपसे रिफ्रैक्शन पूछेगा। कितने लॉ होते हैं? सिंपल सा 2 लॉ होते हैं, और ये लॉ आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कितने टाइप के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दीजिए, तब सब्जेक्टिव में बता दीजिएगा। ऑलरेडी सब्जेक्टिव में मेंशन है आपके क्वेश्चन बैंक में। पहला क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और जो ये सब कहाँ आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं एक सेम प्लेन पे, है ना। इस तरीके से एक डायग्राम भी बना दीजिएगा तो वो उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा तो एग्जामिनर पूरा नंबर आपको अच्छे से दे देगा, ठीक है। वो सब्जेक्टिव के क्लास में बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा? ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके NCERT में मेंशन है। कुछ डाटा जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपसे पूछा मैक्सिमम किस पे पाया जाता है, तो मैक्सिमम किस पे पाया जाता है? वैक्यूम में पाया जाता है। चलो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन इसी से याद रखो कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। आपको मालूम है लाइट ट्रैवल फास्ट इन द वैक्यूम, कितनी स्पीड से? अभी ऑलरेडी ये हो गया, स्पीड पूछ लिया तो कितना होगा आपका 3 × 10⁻, यहीं पे मैं बता रहा हूँ कितना होता है
3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कितने स्पीड में, तो इतना स्पीड होना चाहिए। चलिए कुछ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से देख लेना कि ईयर का कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ईयर का 1.0003, ठीक है, याद रख लेना। एंड वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का होता है आपका 1.33। देन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, डायमंड का कितना होता है, अगर याद है आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे जगह से तो ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। डायमंड का कितना होता है 2.42, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, साइंस में तुम छोटे छोटे डेफिनेशन को अच्छे से दिमाग में रखोगे, आपका एक भी सब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच apparatus इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट पॉसिबल। कहाँ से डिस्पर्जन होता है ऑलरेडी मालूम है, प्रिज्म से होता है। प्रिज्म से आप डिस्पर्जन याद रखना, ये आपसे सब्जेक्टिव में पूछता है। डिस्पर्जन पूछता है, रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है ये पूछता है। ये सारी चीज़ें जो कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ये सारी चीज़ें कुछ टॉपिक से पूछता है, आप इसको सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ठीक है, प्लैनेट क्यों नहीं चमकता है, स्टार चमकता है, ऐसा क्यों, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको चीज़ें बताते चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, जब भी पढ़िएगा तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, स्कैटरिंग का डेफिनेशन, डिस्पर्जन, रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, कितने कलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कहाँ से होता है आपका प्रिज्म से। चलिए और प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने सरफेसेस होते हैं, तो 5। ऑलरेडी आई थिंक ये क्वेश्चन है ना, कितने सरफेसेस होते हैं, तो 5 होते हैं। चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। चलिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि कितने मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो सब कोई 25 तो याद रखते हैं, लेकिन सेंटीमीटर मीटर ध्यान देना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि देखो ऑप्शन में तुम्हें पहला 25 देखेगा, पहला यहाँ अगर मीटर रहता है तुम फटाक से टिक कर देते, तुम ध्यान नहीं देते हो। तो ध्यान देना, ये सब चीज़ों में छोटे छोटे मिस्टेक हो जाएगा, तुमको याद रहेगा पर तुम फिर भी स्टिल मीटर पे टिक करके आ जाओगे और नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसे डेफिनेशन में अगर सब्जेक्टिव की बात करें, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। सब्जेक्टिव बता रहे हैं, लिख लो कहीं पे, आपसे पूछता है इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, अभी चीज़ें बताते रहेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ें बताएंगे। चलिए सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ याद होना चाहिए, कितने कलर होते हैं मालूम है, बताओ जल्दी जल्दी। विबग्योर याद रखना, ठीक है, VIBGYOR। जिन लोगों को बिल्कुल से नया नया लग रहा है तो भाई ऐसा गलती मत करना, ये तुम्हें चीज़ नया नहीं नज़र आना चाहिए। ऑलरेडी तुमको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, साइंस पढ़ लेना कहीं ना कहीं से। हम लोग से इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है वो बता देता हूँ मैं फटाफट से। वी बोले तो क्या था, वॉलेट, ये मोस्ट बेंड करता है। देखो मोस्ट क्या कहता है, मोस्ट बेंड होता है। बात करें वॉलेट, लिख देता हूँ कहीं तुम लोग भूल ना जाओ। एक तो आपसे मोस्ट बेंड कौन करता है या लीस्ट बोल देता है, इस तरीके से। तो वॉलेट की बात करें, वॉलेट कलर की बात करें, ये मोस्ट बेंड करता है, ठीक है। अगर लीस्ट की बात करें तो रेड, इसलिए इसको हम लोग रेड सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि लाइट बेंड ना हो, ठीक है। रेड लीस्ट बेंड करता है, ठीक है, रेड लाइट, ठीक है। इस बात को याद रखना, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुम चीज़ों को याद रख लेना। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जी बढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच मिरर ऑलवेज गिव स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। कौन सा इमेज, मिरर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिरर ले लो, लेंस वाला वो जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ढंग से कर लेते हो। और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाकी का चैप्टर से आता है नो डाउट, बट तुम ये 2 चैप्टर को भी ढंग से कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो तुम्हारा फिजिक्स का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो विच मिरर, कौन सा मिरर, तो याद रखना कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्केव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है, मिरर के केसेस पे, लेंस के केसेस पे क्या डिफरेंस होता है, इसके यूजेस पूछते हैं। चीज़ें बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनते चलो कि यूजेस पूछता है, कन्वेक्स का यूजेस क्या होता है, कन्केव का यूजेस क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसा पूछता है, नेचर, कभी कभी क्या पूछता है आपको, नेचर पूछता है, नेचर
ऑफ इमेज, इमेज किसका, कॉन्वेक्स का नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, ये आपका वर्चुअल होगा, ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपसे कभी कभी ये पूछ देगा वर्चुअल इरेक्ट किसका नेचर है, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। एंड यूजर्स थोड़ा बता देते, तुम आगे की चीज़ें तुम खुद करोगे कैसे, अभी तुम्हारे पास अभी लिख रहे हो मेरे साथ साथ कनकेव के क्या क्या यूजर्स हैं, फटाक से अपना नोट्स ओपन करोगे, जो जो यूजर्स है फटाक से अभी लिख लोगे ताकि आगे तुमको ना दिक्कत हो। रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं, किसमें, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में, और कहाँ पे, व्हीकल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वगैरह में देखते होगे ना। चलो आगे बढ़े, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्र, और बहुत लोग है कि हाँ कितना ये न्यूमेरिकल्स किस हिसाब से पूछता है वो भी बताते हैं। अगर मिरर में अगर फेमस अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मैं बोलेगा कि फोकल लेंथ है, ठीक है, वो पढ़े थे ना F=R/2, इसके फॉर्म में तुम्हें एक ये दे देगा, न्यूमेरिकल्स दे देगा, और तुम्हें ये बोलेगा कि नॉर्मली फोकल लेंथ निकालिए। रेडियस तुम्हें पता है क्या क्या देगा, या तो 32 देगा, या तो तुम्हें 20 देगा, ज़्यादा चांस है तुम्हें 32 देगा, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना ही रखता है। आपको बोलेगा जो आपको सिंपल सा फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस 32 दिया हुआ है, सिंपल सा डिवाइड कीजिए, 16 आंसर निकल आ गया। इस हिसाब से चीज़ें पूछता है, 32 16 मतलब आपको आंसर ऑटोमेटिकली निकला हुआ रहेगा, और ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल्स में पूछता है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल चीज़ें बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, बेसिकली इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्या होगा, हैज़ लिख देता हूँ ताकि याद रहे तुम्हें, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसको याद रखना। चलो और तुम्हें कुछ बताएं, हाँ जी बिल्कुल बताएं, क्यों नहीं बताइएगा। चलो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, रिलेटेड है तो बताते तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस की चीज़ें, तुम्हारे अंदर कितने पोटेंशियल है देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे आज वीडियो में क्लियर हो जाए कि तुम कितने साइंस पढ़े हो। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, तो डी से, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसका आपको सिंपल सा ये पूछेगा कि इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा बताओ फटाफट से। एक किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता दे, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ तो यहाँ अगर लिख देता हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है, आगे देख लेना। इसका क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। यानी तुम इसको ओके एक मिस्टेक यहीं पे हुआ है, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं ना, वही ना, मैं बोलूँ कि फॉर्मूला तो मैं कुछ और है, ये कैसे हो गया, ठीक है, मिस्टेक माई मिस्टेक, ठीक है, बात को याद रखना। अभी तुम लोग पक्का कोई लोग को कमेंट कर, आप यहाँ पे गलत बता दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वी होता है, मैंने डी लिख दिया है, ठीक है, माई मिस्टेक, ठीक है, हो जाता है, और हमसे गलती होना है, फिक्स होता है, ठीक है। चलो तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, वी इक्वल टू, वही मतलब वी इक्वल टू तो हमको याद है, लेकिन यहाँ मैंने क्यों लिखा, ठीक है, वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यों, इस चीज़ को क्यों है, ये किस सेंस में क्यों लग रहा है, ये अब हुआ है ना, ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ बताइएगा, हाँ जी क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा एसआई यूनिट बता दीजिए, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बता रहे हैं, लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, अभी बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो आपका होता है वोल्ट, है ना, एसआई यूनिट की बात करें वोल्ट होता है, ठीक है, ओके। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो गया, इसको मेज़र किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किससे करते हैं, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, बताओ सोचो, याद पढ़े हो ना, कहाँ से पढ़े हो, मेज़र किससे करते हैं हम लोग इसको, बताओ, वोल्ट मीटर से। चलो मेजरिंग समझ में आ गया, हाँ जी। अच्छा एक बात और बताओ, और सच सच बताना, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, अगर तुम आंसर दे पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना पढ़ लेना, कोई बात नहीं है।
घर पे नहीं बोलेंगे हम, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, है ना। चलिए ये चीज़ याद होना चाहिए। अच्छा और कुछ बताइएगा। हाँ जी रुको थोड़ा सा धीरे धीरे बताते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू, इसको ऐसे करके क्या लिख सकते हैं, 1 जूल, ये ऊपर जाएगा तो पर कूलम, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है। चलो और कुछ चीज़ बताइएगा। इससे कोई सब्जेक्टिव आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, हाँ जी बता देते वो भी। लाओ इसी बात पे काहे तो इतना टेंशन लोगे। तुमसे ये पूछेगा कि सी दे देगा, यानी आपसे सिंपल सा कूलम दे देगा, या बेसिकली आपसे पूछेगा कि वर्क डन निकालो। ये ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा पूछेगा। क्या क्या पूछेगा तुमसे, वर्क डन निकालने दे देगा, कि वर्क डन निकालने दे देगा, और तुमसे सिंपल सा ये पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा और चार्ज दे देगा कितना है। जैसे वी का वैल्यू तुमको दे दिया 12, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा तुम्हारा 12 वोल्ट, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। एंड आपका चार्ज जो दे दिया, यानी कूलम की बात करें तो ये 2 कूलम आपको निकालने दे देगा, क्या, डब्ल्यू, यानी वर्क डन। वर्क डन बराबर कितना, समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या पूछेगा। सिंपल से पूछेगा कि फाइंड द वर्क डन, ठीक है। ए मूविंग चार्ज सिंपल सा दे देगा, 2 कूलम चार्ज दे देगा, वोल्ट की बात करें 12, कुछ भी दे देगा, बट शॉर्ट रहेगा। देखो रखो फॉर्मूला पे, फॉर्मूला क्या था मनु का, फॉर्मूला था क्या, सिंपल सा v इक्वल टू, वी है ये, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या था, q था। ये q किस हिसाब से लिखे लो, v का वैल्यू कितना है 12 है, इक्वल टू w निकालना है, q कितना है हमारा 2 है, तो ये इधर क्या डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो कितना हो जाएगा w इक्वल टू 24। समझे। अब ये चीज़ मत बोलना कैसे किया, ये मल्टीप्लाई किया, इधर आकर डिवाइड में था, ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आया। ये छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो बहुत लोग पीडब्ल्यू के या फिर अलग अलग जगह के हाई लेवल के सीबीएसई के क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं, अच्छी बात, आपको मालूम होना चाहिए, बट बिहार में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपसे बन जाने चाहिए। आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है साइड व्यू मिरर। अभी मिरर में किस, सॉरी, ये साइड मिरर में अभी किसका इस्तेमाल किया, अभी तो मैंने आपको बताया कि किसका इस्तेमाल करें हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का। आ गया ना, आ गया ना। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि अ लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। यहाँ 2 केसेस देगा, और अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, ठीक है। या तो रियरर टू डेंसर लिख देगा, या फिर डेंसर से रियरर दे देगा। इसमें आपको सिंपल सा चीज़ दे दिया कि एयर है और आपका ग्लास है, तो एयर क्या है आपका, रियर है ना, और रियर मतलब ठीक है, और डेंसर मतलब घनत्व वाला इलाका, मतलब डेंस है, ठीक है, हार्ड है, समझो ऐसा। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, डेंसर। यानी ऐसा पूछना चाहता है, अगर लाइट रेयर से डेंसर की तरफ गया तो किस तरीके से मुड़ेगा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, इस बात को याद रखना। अगर यही चीज़ डेंसर से रेयरर की तरफ जाता, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर पूछता, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ग्लास को पहले रख देता फिर एयर को बाद में रखता, तब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुम मेरे तरीके से याद रखोगे तो देखो, शिजिन ट्रिक याद रखो कि देखो सिंपल सा बात है, तुम कहीं रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा खाली बिल्कुल रास्ता रहा, ठीक है, मान लो बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, ठीक है, जा रहे हो गाड़ी लेके, तुमको दिखा कि यहाँ से पूरा खाली इलाका है, तुम डेंसर से, सॉरी डेंसर, यहाँ डेंस पूरा भीड़ भाड़ इलाका, तुम रेयर की तरफ जाओगे, खाली इलाके जाओगे, तुम बिल्कुल एकदम नॉर्मल से भागोगे, नॉर्मल तुम्हारा ये समझो सीधा सीधी। अब तुम देखिए इधर खाली तुम भागोगे, तो इस तरीके से याद रखना कि एकदम हम लोग फुल्ली स्पीड में भागना चाहते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते। तो मैं तो इसी से याद रखता था। याद रखो सिंपल से, डेंसर से रियरर जाओगे तो तुमको क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना होगा, ठीक है। अगर रियर से तुम डेंसर जाओगे तो कहाँ जाएगा, तुमको टुवर्ड द नॉर्मल जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ तुम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। गाड़ी का नाम सुने, हाँ जी। चलिए और कुछ बताइए। ये जो होता है वेबर होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का 12th का है, बट बता रहे तुम्हें, कभी कभी पूछ लेगा, अगर पूछना, अभी तक नहीं पूछा बट याद रखो ना, क्या दिक्कत है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, आप क्लास 12 में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। ये किसका, वेबर। अच्छा, एम्पेयर किसका है, आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का, नहीं बता रहे मार खाओगे।
क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का अगर तुम कहीं से पढ़े हो, ये आंसर नहीं दे पा रहे हो तो तुम समझ जाओ। और फ्रेडे किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बता पा रहे हो ना आंसर? हाँ ना, बताते चलना। चलो और कुछ चीज़ बताइएगा। हाँ जी, ऐसा यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वाला चैप्टर है ना आपके एनसीईआरटी में, तो इससे रिलेटेड अभी तक नहीं पूछा। ये कैसा क्वांटिटी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों लिख रहे हैं समझ जाना, क्वांटिटी है। ठीक है, चलो ये 10 क्वेश्चन की इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग चीज़ें आपको बताते बताते आ रहे हैं। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड पैरेलल। दो ही पॉसिबल है, आपसे पैरेलल पूछ लेगा या तो सीरीज पूछ लेगा। सीरीज अगर होगा तो सिंपल से क्या बात है, कुछ बात नहीं, सीधा बात ये है, हम लोग जोड़ देंगे, यानी R1 दे देगा प्लस R2, सीरीज देगा तो जोड़ देना है। ये सीरीज के केसेस पे, पैरेलल बोला है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये इस लिखने में आपको देखना अजीब लग रहा होगा बट बता रहे हैं, इसका सही वर्जन की बात करें, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। अगर इसका न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो मॉडल पेपर में यानी सैम्पल पेपर में इस टाइप के सब्जेक्टिव देखा गया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बट देखा गया, तो तुम इसके जो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में उसको प्रैक्टिस कर लेना, इनफ रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़ सकते हैं। जूल पर कूलम, J/C, ये नॉन एज, उसको किस नाम से, वोल्ट के नाम से जानते हैं। अभी देखो ये पढ़े, बताए ना, देखो जूल पर कूलम आया ना क्वेश्चन, देखो यही होता है। बस तुम ये करके रखना, आपके लिए काफ़ी रहेगा। ओम किसका है बताओ, उल्टा हंडी किसका है बताओ जल्दी से। ओके, तो किसका था ये जी? रेसिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछता है कि रेसिस्टिविटी इस तरह का है ना, एक तो रेसिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आएगा तो बता रहे हैं। सब्जेक्टिव का बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तुम अच्छे से ध्यान देकर सुनते रहो, एक पेपर लेके बैठ जाओ, जो जो सब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको देखते चलना। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में मैंने बता रखा है, दिया हुआ है, उसको पढ़ना। रेसिस्टेंस, ठीक है। वॉट किसका होता है? पावर का होता है। चलो ये भी बता देते हैं तुम्हें। चलिए, और हाँ एक चीज़ याद रखना कि आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई से सबसे ज़्यादा वो जो आपका आई डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपके सब्जेक्टिव में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन फिक्स है इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे आई बॉल वाला आया, ठीक है, आई से रिलेटेड था। अच्छा, आगे क्वेश्चन बोलेगा कि आई का डायग्राम देता है, नहीं आई का डायग्राम नहीं देता है। ठीक है, मेरे दिल का डायग्राम देता है, ये देखो बहुत अच्छा, ये दिल का डायग्राम ही नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, आगे और लॉन्ग साइडेडनेस डिफेक्ट। सो एक होता है शॉर्ट साइडेडनेस, एक होता है लॉन्ग साइडेडनेस। यहाँ क्वेश्चन पूछा आपसे ये कि जो लॉन्ग साइडेडनेस है डिफेक्ट, आई कैन सी क्लियरली, जस्ट उल्टा होता है लॉन्ग साइड वाला। ये नाम देखो, अगर लॉन्ग साइटेडनेस बोला मतलब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा, अगर शॉर्ट साइटेडनेस हुआ तो वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा। समझे? अगर तुम्हें याद रखना, सिंपल सी बात है, अगर लॉन्ग साइटेडनेस पूछा है तो तुम दूर तक की चीज़ों को देख पाओगे, अगर शॉर्ट साइटेडनेस पूछता तो तुम सिंपल सा, शॉर्ट मतलब नियर, तो नियर की चीज़ों को क्लियर देख पाओगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इस हिसाब से पूछेगा। और क्या क्या पूछ सकते हैं, चलो बताते हैं तुम्हें। पहला बात तुम्हें याद होना चाहिए कि लॉन्ग साइटेडनेस पूछ ले या फिर तुमसे ये पूछ ले कि किस किस नाम से जानते, ये भी चीज़ें पूछ देता है। तो मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ, यहाँ से चलो आ जाओ, तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। अरे डूब जाओ तेरी आंखों की ओसन में, स्लो मोशन में, है ना, स्लो मोशन में बताता हूँ तुम्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि हाइपरमेट्रोपिया, चीज़ें बताते हैं तुम्हें। हाइपर मेरे पिया, है ना, मेट्रोपिया, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ? हाँ जी, फार साइटेडनेस की अगर बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना कि क्या बताना चाह रहा था। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, जो फोकल लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा
लॉन्ग हो जाएगा, यानी आइलेंस जो होगा फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस वो टू लॉन्ग हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया यानी आपका फार साइटेडनेस की बात करें तो द फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ लिख देते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल, सॉरी आई लेंस, ठीक है। अच्छा, आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, बताओ, पढ़े हो ना साइंस तुम, बताओ जल्दी से। क्या मैं बताना चाह रहा था, कमेंट सेक्शन करो तब तक तुम लोग। डायमीटर कितना होता है, हाइपरमीटर का बता रहे ना, आई लेंस की बात करें टू लॉन्ग हो जाता है, इस बात को याद रखना। दूसरा बात ये याद रखना कि और आई बॉल जो होता है, आई बॉल जो होता है वो हैज़ बिकम टू स्मॉल, ओके। और इसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। चलो क्या कर रहे हो शेजी ने यार, चलिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सब्जेक्टिव भी बता दिया तुम्हें, कैसा पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताओ या फार साइटेडनेस, एक लाइन ऐसे खींच दो, हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, इसका काउजेस बता दो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, टू लॉन्ग हो जाएगा, आई बॉल का बात करिए स्मॉल हो जाएगा, किससे इससे ठीक करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए मेरे पिया के बारे में बता दीजिए, मेरे पिया मतलब बताओ, मेरे पिया मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस है ना, मायोपिया, मेरे पिया, मेरे पिया कहाँ है, मायोपिया, मायोपिया ये क्या होगा, नियर साइटेडनेस है ना, नियर साइट, इतना समझ ही जाना। इसमें क्या करेंगे बताओ क्या होगा, इसमें इसमें एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस, याद रखना क्या होगा, एक्सेसिव। ये सारे पॉइंट सब्जेक्टिव के बट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, देख रहा हूँ ताकि ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इलोंगेशन ऑफ आईबॉल किस केस में होता है, नहीं आया, इतना घुमा के नहीं पूछा, बट तुम रेडी रहो क्योंकि तुम्हें अच्छा स्कोर करना है ना। तुम हमारे पास पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, मेरे बताए डी कोड सीरीज कर रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल इस केस में होता है, किसमें, मायोपिया के केस में। इसमें कौन सा हेल्प करेगा, कनकेव है ना, सिंपल सा कनकेव। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो अब तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए। अच्छा तीसरा बीमारी बता दीजिए, लग गया तो इतना बीमारी बता रहे हैं तो क्या था, प्रेसबायोपिया है ना, थर्ड वन क्या था आपका, प्रेसबायोपिया, तीनों बता दिए। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव ये क्लास 12 तक में आता है। प्रेसबायो की बात करें, ये जो होता है इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ये जो वाला प्रॉब्लम हो जाता है ना, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इतना याद रखना, प्रेसबायोपिया वगैरह का आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड इन आवर हाउस कितना हो हमारे घर में, याद रखना 220 वोल्ट ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, करंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके, ये बात आप अच्छे से देख लेना, आपके कहाँ पे लिखा होगा, एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओपन करोगे, लास्ट चैप्टर पता है, लास्ट पैराग्राफ समरी में देखना, ये चीज़ें मेंशन होगा, याद है हाँ। उसी के जस्ट इससे ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15 सेम जगह से उठाया गया है, ये भी एनसीईआरटी का समरी लास्ट लाइन में पूछा गया था कि एनसीईआरटी रीड करो। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी अगर तुम एनसीईआरटी रीड कर लेगे लाइफ में तो बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एक समुंदर है ना। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के दौरान इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकम हाई हो जाता है, तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ, ओवरलोडिंग, इसलिए बोलते हैं तुम्हारा क्या, फ्यूज़ का, इसलिए बोलते हैं तुम्हारा फ्यूज़ उड़ गया यानी ओवरलोड हो गया, तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हो, पेंसिल में, बोलो पेंसिल, हाँ कैंसिल, हाँ चलो इधर आओ, आगे तुम्हें बहुत सी चीज़ें बताना है। कहाँ से, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, 15 क्वेश्चन किए, अब केमिस्ट्री आएगा। चलो चलो चलो, यहाँ तुम्हें चीज़ें बताना है ना।
चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें और न पढ़ने दे। चलो यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स हैं एक्सेप्शन की चीज़ें, और जानते हो केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। चलो एक बात याद रखना कि ऑल मेटल, लिखते चलो मेटल एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी एग्जिस्ट किसमें, एट सॉलिड, एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड रहता है, एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर टेम्परेचर। इस बात को समझ जाना कि सब मेटल क्या होता है, सॉलिड रहता है। एक्सेप्शन के केस में कौन है जी, बताओ ना, ये आपका मरकरी है। पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्लियर है। बढ़ सकता है आगे, हाँ जी बढ़िए बिल्कुल, थोड़ा सा इसको कम कर लिया जाए, हाँ जी कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा याद रखना कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मालूम है, हाँ मालूम है, सबको मत सिखाओ लेकिन सिखाएंगे, इंपॉर्टेंट है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट यानी जल्दी पिघलता नहीं है ना, पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, क्या, आपका जो बता रहे रेड कलम से, गैलियम एंड सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तुम हाथ में भी रखोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है, हम तो छूते ही पिघल जाते हैं ना, वो वाली बात है। गैलियम, गैलियम एंड आपका सीजियम, एनसीईआरटी में मेंशन है ये दोनों नाम, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। यानी अगर तुम पैराग्राफ देखो एनसीईआरटी का तो ये लास्ट टॉपिक से दूसरा पेज में, सेकंड पेज में ये सारी चीज़ें मेंशन है, अच्छे से पढ़ना, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। चलो दूसरा बात क्या बताना था तुम्हें, आ जाओ, कि आयोडीन, बताओ आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग। चलो एक बायो का क्वेश्चन बता दिए। एक क्या है, नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल डिफरेंस याद रखना, हाँ बता रहे हैं तुम्हें, बता ही देते हैं, तेरे दिमाग में आ ही गया कि डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों याद रख लेना। अगर एग्जामिनेशन में फिजिकल पूछेगा तो दूसरा वाला में केमिकल पूछ जाएगा, केमिकल पूछेगा तो फिजिकल, इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, पूछ दिया तो ठीक है, अगर ऑन द बेसिस लगा दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में, केमिकली पूछ दिया तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। पीवाईक्यू देख लेना, दिया गया है। चलिए हाँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आयोडीन क्या नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है, ये चमकीला है, लस्टर है ना। चलिए बट इट इज लस्टर, है ना, लस्ट्रस। चलिए और आगे कुछ बताइएगा, हाँ जी। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है जल्दी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हार्ड मेरा दिल है, ठीक है, दिल है कि मानता नहीं, डायमंड, ठीक है, कि हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट। और अच्छा आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट दांत होता है, ये किससे बना होता है, इनामल से बना होता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बता देते हैं, हर जगह तुम्हें नंबर दिखाएंगे, क्यों टेंशन करते हो, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। चलो चलो और क्या बताएं तुम्हें, चलो क्या बताएं तुम्हें, इतना चीज़ याद ही रखो तुम, काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। चलो व्हाट इज़ द पीएच, पीएच एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच, पीएच आपसे पूछता है कि रेंज दे देगा कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये नॉर्मल है, पीएच इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्या समझते हैं आप पीएच से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पीएच का डेफिनेशन और डेली यूज़ में पीएच का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, तो कृपया करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा जो लोग साइंस से बहुत अच्छा नंबर आना चाहेंगे। और मेरा नंबर बताए साइंस में कितना आया था, बताओ कितना आया था, बताओ। आज प्रचार कर रहे हो, नंबर आया अच्छा इसलिए प्रचार कर रहे हो, है ना। चलो बता रहे हैं कि पीएच का याद रखना, ठीक है, अगर लेस देन 7 हो तो क्या होगा, मोर देन 7 हो तो क्या होगा, 7 हो तो ऑलरेडी मालूम है थैला फॉर रीजन होगा, ठीक है। चलिए अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो फटाफट क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 18, ताकि तुम लोग कितना पढ़े वो भी देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, है ना। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन मैं इससे रिलेटेड चीज़ें तुम्हें पूछता हूँ, आओ किधर, आओ बच्चे तुम्हें दिखाए क्वेश्चन का दुनिया। देखो कुछ पीएच है जो तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोअर देन
5.5 एग्जैक्टली डाटा याद रखना 5.5। अगर इससे कम हुआ भाई तो आपका दांत क्या करेगा, झड़ने स्टार्ट करेगा, दांत दर्द करेगा, टूट देख के हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, यानी बेस है ना, एसिडिक हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि 7 से कम आएगा तो एसिडिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, हमारा बॉडी किस पीएच में काम करता है, आवर बॉडी वर्क बोलेगा, अम्मी का मार से काम करता है विद इन द पीएच रेंज कितना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बताओ ना जी, हाँ जी बता रहे हैं 7.0 टू 7.8। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो और कुछ बताएं। हाँ जी बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच तो याद रख लेना, पहले बता रहे हैं। अच्छा, रेन वाटर का क्या होता है पीएच, रेन वाटर कब कहेंगे, अगर रेन वाटर, अगर एसिड रेन की बात करें, रेन वाटर अगर 5.6 से कम हुआ तो फिर एसिड रेन कहला जाएगा। ठीक है, 5.6 पीएच याद रखना। प्योर वाटर, अच्छा कुछ और बता दें, लो जब तुमको पढ़ने का मन है तो पढ़ो। लेमन जूस का कितना होता है, लेमन जूस कितना होता है, 2.2 पीएच होता है, याद रखेगा। हाँ जी रखेगा। दूसरा क्या याद रखो, गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, ये आपका होता है 1.2 होता है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं जी, बता रहे हैं, क्यों, सब्र करो सब्र करो। प्योर, क्या प्योर ब्लड का कितना होता है, प्योर ब्लड का 7.4 होता है। पीएच, पीएच बता रहे सबका है ना, पीएच टॉपिक चल रहा है, पीएच बड़का बड़का लिख दो ताकि तुम्हारा आंख में दिख जाए, पीएच के बारे में बता रहे हैं। और कुछ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मिल्क ऑफ, आपके एनसीईआरटी में है ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भाई दिक्कत है। मैग्नीशिया परदेसिया कितना, 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ कितना होगा, 14। ठीक है, अच्छे से याद रखना। हाँ जी आगे बढ़े, बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा ऑड कंपाउंड है, ऑड कंपाउंड बहुत ज़्यादा इजी होता है, सिंपल सा मतलब सबसे हट के, इसमें से ऑड कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये किससे कौन सा सबसे ऑड, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि देखोगे चौक मार्बल लाइमस्टोन सब एक ही से एक ही चीज़ से बना है, तो ऑड कंपाउंड तुमसे पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बढ़िए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा बता रहे हैं, जितने भी बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बनाने से लेकर के फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप तो बता, सब तो इंपॉर्टेंट ही है, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कितना ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, 5 दिन में 5 बार रिविज़न कर सकते हो। अच्छा, बोल दिए ना, फेंक दिए ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बता रहे थे, केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेटा फटाफट से क्या क्या होते हैं, ये आपका NaHCO3 बोले तो। अच्छा, कभी कभी ये बेकिंग सोडा ना दे करके इसका नाम दे दे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन, क्या हो जाए बताओ, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, अगर नाम पूछ ले तो ठीक है। अदरवाइज तुमसे क्या पूछेगा, पता 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 क्या पूछेगा, कि या तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दे देगा या नाम दे देगा, सिंपल सा तुम्हें मालूम होना चाहिए। यूजर्स क्या क्या होता है बेकिंग सोडा का, सोचो 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 सोचो, सोचना तुम्हें ये है कि सोडा एसिड में, एंटासिड में इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंटासिड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटासिड में किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड में हो गया, या बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, या बेकिंग पाउडर लिख लो, बेकिंग, और सब्जेक्टिव में आता है, बता रहे तुम्हें, याद रख लो आपसे, बेकिंग सोडा के यूजेस, बेकिंग सोडा क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, उतना लिख दोगे तो मैं 2 नंबर दे देगा। बेकिंग पाउडर हो गया, और आपका सोडा एस बनाने में इस्तेमाल, सोडा एसिड, एसिड बनाने में इस्तेमाल करते यूज़। ठीक है, चलिए और कुछ बताइएगा, क्या मन है आपको बताने का, हाँ जी बताते हैं। कहाँ ले चले तुम्हें, तारों के शहर कर लीजिए, आ जाओ, कुछ चीज़ें तुम्हें ये इसका फॉर्मूला बता रहे हैं यार, एक्स्ट्रा केमिस्ट्री का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा,
सबकी पसंद निरमा, बताओ। CaOH2। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा निरमा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ। NaCO3, Na2 नहीं छोटा, NO2CO3.10H2O। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये कभी कभी फॉर्मूला में कंफ्यूज कर देगा, तुम्हें 5H2O 6H2O देगा, है ना, याद रख लेना। ओके, और तुम्हें कुछ बताना चाहिए था क्या? हाँ बता देते हैं, बता रहे हैं तुम्हें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे था ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। PPP लिखे हैं, अच्छा POP शॉर्टकट तो है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, बताओ। Ca, बताओ, SO4 और कुछ, हाँ जी, पॉइंट हाफ, याद रखना, हाफ हाफ है, अब हुआ हाफ H2O। ठीक है, ये जगह याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, इसका नाम भी क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, DRAT, है ना। चलो आगे बढ़े, कुछ और कुछ बताएं। हाँ जी, देखो, अगर इसको हीट करेंगे, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस कहाँ होता है तो मालूम है, जब हड्डी टूट जाएगा तब इस्तेमाल करने में, है ना, वो मालूम है तुम्हें। तो याद ये रखो कि जब इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे कितने में, 373 केल्विन में। ये NCERT का डेटा है बच्चा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा अगर तुम बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहे हो तो। NCERT को ढंग से काम करो यार, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम होता है 10th के बाद, बताएंगे तो वो अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। गिप्सम बनाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था गिप्सम का, बताओ। CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाइए। ओके, कार्बन कंपाउंड सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, मैं बताऊँ सबसे ईजीएस्ट चैप्टर नहीं है, सच में हार्ड है, क्योंकि मुझे भी हार्ड लगता था। तो देखो, इसमें करना कुछ नहीं, जो चीज़ मैं कराऊंगा उसको कर लेना, काफ़ी करेगा। तुम्हें 3 भाई, तीनों तो भाई का नाम याद रखना पड़ेगा, अल्किन अल्किन अल्काइन, ये 3 नाम याद हो गया, हाँ जी। ठीक है, अब सबसे ये पूछा है कि विच ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, इसमें से ट्रिपल बॉन्ड किसका होगा। तो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, सबसे पहले तुम्हें ये दिमाग में आना चाहिए, आ रहा है कुछ कुछ, ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा। अगर किसी का दिमाग अगर बाई चांस खुला हो मेरा बात सुन करके, तो वो शायद ये बोलना चाहेगा कि ये किसका होता है, जो अल्काइन का होता है, यानी इसका अल्काइन का जनरल फार्मूला, तुम्हें जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अल्काइन यानी अल्काइन याद होना चाहिए तुम्हें, अल्काइन है ना, YNE, इसमें इसका जनरल फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। 3 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्केन पूछ लेगा, अल्कीन पूछ लेगा, अल्काइन पूछ लेगा, 3 तो है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n माइनस का 2, ये इसका क्या, CnH2, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया ना, H2n हो गया माइनस का 2, ये इसका जनरल फार्मूला होगा। अब पूछा इसमें से कौन सा है, तो कौन सा है, ये आपका C3H है, ऐसे कैसे बोल देंगे, तो बता रहे हैं ना कैसे करके। अब देखो ये N जो होता है ये बेसिकली डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन, तो C के सामने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, चेक करके देखते हैं, फार्मूला पुट करो, CN कितना है 3, ठीक है, लिख दे, H2 है 2 लिख दे, N कितना है, N कितना है देखो, यानी 3, तो 3 पुट किए, यहाँ पे माइनस का 3, अब सॉल्व करो फटाफट से। C3 तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ 3 2 जा 6, 6 दिख रहा है, हाँ जी, 6 में से 2 माइनस के कितना 4 हो गया, तो यहाँ H कितना हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हमारा यानी बैठ गया, सुटेबल हो गया, इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, समझे। इस तरीके से अल्केन का चेक करने देगा तो तुम जनरल फार्मूला लगा देना, यानी अल्केन का फार्मूला क्या होता है, बताओ 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 बताओ, आओ बताते तुम्हें, आओ बच्चों देखो आएगा, आ तो क्या, CnH2 प्लस टू किसका जनरल फार्मूला आ गया ना, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है, +2। अगर कुछ नहीं रहेगा, सिंपल से बात करें, अगर तुमसे और किसका पूछेगा यार, अल्कीन का पूछेगा, यानी अल्कीन है ना, ये अल्कीन दूसरा, पहला भाई का तो ऑलरेडी बात कर लिया, दूसरा भाई का भी यहाँ बात कर लिया, तीसरा भाई की बात करें तो ये क्या होता है, CnH
2n, इसका ये जनरल फार्मूला होता है, तीनों को याद रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखाना होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, मैं कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, इसको याद कर लेना। C2H6 ये किसका होता है? ये ईथेन होता है। अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज फिलहाल इसको याद रखो क्योंकि ये बार बार पूछता है। ईथेन। और C2H4 ये क्या होता है? ईथीन होता है। देन C2H2 ये क्या होता है? ये आपका इथाइन होता है। ये चीज़ें पूछता है बहुत ज़्यादा। और C6H6 बहुत बार पूछे। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, और कुछ बताइएगा क्या? बस इतना याद होगा काफ़ी रहेगा। चलिए, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तुम्हें कार्बन का वैलेंसी टोटल कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इस बात तुम्हें मालूम होना चाहिए। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 6 होता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो 4 होता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल में रहता है स्टेबल प्रोवाइड करने के लिए। और तुम्हें ये एक बात याद रखना, तुम्हें याद होना चाहिए क्या? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के कम से कम 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर शिद्दत के साथ याद होना चाहिए, चाहे तुम कैसे भी करो। क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, एक आध गो का पूछता है, ठीक है, वो डिकोड करते करते समझ जाओगे किसका याद करना है। बट तुम्हें याद रखना ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 तक, इसके बाद भी आउट ऑफ सिलेबस, मतलब 30 से आगे भी आता है, लेकिन क्या क्या याद करना है वो भी बता देंगे। क्यों टेंशन लेते हो? मेरे पास हो तुम, मेरे पास हो तो क्यों उस बात का टेंशन है? बता देंगे क्या क्या था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 कि द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 कितना होता है? एक्वारिजिया, तो याद रखना कितना होता है? सिंपल सा 3.3:1 होता है। यानी HNO3 का कितना? 3 और HCl कितना? 1, इसीलिए 3:1। चलिए, बॉडी वर्क करता है कब? अभी आप भी बताएं फटाफट से आंसर। 7.0 से 7.8। चलिए, नॉन मेटल एग्जिस्ट। नॉन मेटल की बात किया था, तो नॉन मेटल में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। इस बात को याद रख लेना। चलिए, याद रख लेना, ये एक्सेप्शन का केस था। IUPAC ने, ये भी बहुत हार्ड लगता है। अगर हार्ड लगता है तो अगर तुम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। अदरवाइज तुम इतना याद रखना, उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रख लेना। अगर ये किसका है, ये किसका, ये किसका है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर याद कर लिए, आई थिंक 4-5-6 को है ना NCERT में आपके, है ना, तो उसको याद रख लो। फंक्शनल ग्रुप से काम निकल जाएगा आपको। IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है? इथेनॉल होता है। फिलहाल बता दे रहे हैं। अब तुम्हें कुछ चीज़ और बता रहे हैं जो तुम्हें मालूम होना चाहिए इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में तुम्हारे सामने बार बार क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड का फंक्शन, ये इसका फंक्शनल या जनरल फंक्शनल फार्मूला बात करो। फंक्शनल ग्रुप ऐसा ना, फंक्शनल फार्मूला क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कैसा डिनोट करता है? C इस तरीके से, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है ना। और किसका किसका बताइए? हाँ जी, कीटोन का याद रख लो। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन का जो होता है आपको इस तरीके से शो होगा, ठीक है। चलिए, और किसका बताइएगा? हाँ जी, अल्कोहल का बहुत बार पूछा गया। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का बात करें तो आपको कैसा OH दिखेगा, ठीक है। चलिए, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH, है ना, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात करें सिंपल से आपको इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप ज़रूर याद रख लेना। चलिए, क्वेश्चन NCERT का लाइन से, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस यूज टू वेल्टिंग द मेटल, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और हाँ, पीरियोडिक टेबल नहीं डिलीट हुआ है तो आप कृपया करके ये ना सोचे कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो याद रख लेना कौन सा लॉ ऑफ ट्राइट दिया था, लॉ डोबेनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टिव हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होना चाहिए। लिमिटेशन, क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ डोबेनियर बात कर, ट्राइट किसका था? तो ये सिंपल सर डोबेनियर का था, याद करना। न्यूलैंड का था क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। चलिए, इस बात को याद रखना। चलिए, अच्छा, इनका नाम रदरफोर्ड का नाम सुना है? क्या क्या था ये? बेसिकली डिस्कवर किया था एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना। क्या क्या था? एटॉमिक बता रहे हैं, क्लास 12 में आएगा, बट ठीक है, अभी से पढ़ लो, है ना। एटॉमिक न्यूक्लियस तो कभी कभी पूछ भी देगा, बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है ना। डाल्टन को जानते हो? हाँ, क्लास 9 में अगर पढ़े हो तो मालूम है। एटॉमिक थ्योरी जो दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, कितने रो होते हैं, यही बेसिकली। तो बेसिकली स्कूल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, बस इतना याद रखो। कोल एंड पेट्रोलियम, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन पूछा, कोल एंड पेट्रोलियम किसका एग्जाम्पल है? तो आपका फॉसिल फ्यूल का है। डिफाइन कीजिए फॉसिल फ्यूल, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस क्या होता है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। विथ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस होता है? ये तो सबके सब नेचुरल रिसोर्सेस है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे ना, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम की कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर बताओ फटाफट से, कितना होता है? कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। आप किस तरीके से बताओगे? चलो 17 किसका होता है? फटाफट सोचो। 17 क्लोरीन का होता है। आप बता रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं वहीं आएगा एग्जाम में, इतना गारंटी दे रहे हैं। क्या है 17? बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन 15 किसका है जी? 15 आपका फास्फोरस का है, फास्फोरस। चलिए आर्गन किसका है? आर्गन, अच्छा 18 आर्गन ही होता है। मैं आर्गन किसका हूँ? आर्गन का 18 होता है। और कुछ बता दीजिए भैया, लगे हाथ। जितना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत हम लोग के लिए कर ही लीजिए। हाँ जी, आयरन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आयरन का 26 होता है, ठीक है। आयोडीन इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, आयोडीन 53 इंपॉर्टेंट है। निकल का बार बार पूछता है, निकल की बात करें, निकल नहीं निकल होता है, ठीक 28। उसके बाद कॉपर भी इम्पोर्टेंट है, कॉपर 29। ऐसे हवा में नहीं, पीवाई के काम किए हैं बच्चा, तो इसी के आधार पे बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं बोलते। 79, क्योंकि उतना काम कर चुके हैं, जितना अपना सिलेबस नहीं पढ़े उतना शायद हम आपके पीवाई क्यों कर चुके हैं, मतलब काम कर चुके हैं। बता नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि मेहनत करते हैं। तो लोग एक लाइक नहीं किया जाता है, अभी तक तो कमेंट किए होगे नहीं, है ना? कर दो कमेंट। फ्लोरीन का कितना होता है जी? फ्लो फ्लोरीन कितना? 9। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल चिप्स में क्यों करते हैं बताओ फटाफट से? 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8। चलो आगे, इतना याद रखो, ठीक है। जब आएगा धीरे धीरे बताते चलेंगे फिलहाल, लेकिन इतना 1 से 30 तो मिक्स है, मतलब मिक्स नहीं फिक्स है, याद रखना। आगे बढ़े, हाँ जी आ गया। केमिस्ट्री भी खत्म, यहाँ से आपका बॉटनी स्टार्ट होता है, बायोलॉजी। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक? डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक के लिए आपको क्लोरोफिल सी, मतलब कौन होता है एग्जाम्पल? बेसिकली ट्री, है ना। तो यानी ऑल ऑफ दीज, प्लांट को सनलाइट चाहिए, और फोटोसिंथेसिस। मेरे एग्जाम में ना फोटोसिंथेसिस 5 नंबर में आया था, बताओ। 5 नंबर मैंने पूरा कंप्लीटली पूरा एकदम अच्छे से लिखा, उसका सुंदर सा एक इस तरीके से पेड़ बना दिया। तो मैं मालूम है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो प्लांट दिखा दिया, सूरज बना दिया इस तरीके से, सूरज को खिलता हुआ, है ना, जो नर्सरी में अक्सर बनाया करते थे। उसके बाद यहाँ से एक नहर बहला दिया, इस तरीके से दिखा दिया कि हाँ ये सूरज जा रहा है घूम फिर के, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा दिए थे, और अच्छा खासा इसलिए हमको नंबर दे दिया, इतना मालूम है। साइंस, मेरा मैथ्स, पहला एग्ज़ाम मेरा मैथ्स का था, बहुत बेकार गया था, सच बताइए। उस दिन आके हमको लगा था कि भाई अब मेरा एग्ज़ाम गया, क्योंकि फर्स्ट दिन पहले हम लोग का मैथ होता था, एकदम सडनली मेरा पेपर एग्जामिनेशन मैथ का क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि सजा सजा के जो लिखना था एक स्टार्टिंग में, है ना, इसीलिए सजा सजा के लिखने के चक्कर में यार मैथ्स में टाइमिंग मेरा हो गया, मिस मैनेज हो गया। इसलिए मैं सबको मैनेज करने बताता हूँ, ठीक है, ताकि जो मैं गलती की वो तुम्हारे इसमें ना हो। मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो टाइम लगा करके, ठीक है। वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर का भी कुछ मैनेज था, और मेरा भी, सबको क्यों उसका गलती बताएं, मेरा भी गलती था, हमको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था टाइम का, ठीक है। मेरा भी गलती था, उनका भी गलती था, दोनों मिलकर गलती हो गया, कि वहाँ गलती हो गया, हमसे क्वेश्चन छूटा, बट फिर भी जैसे तैसे अटैम्प्ट किए थे, बट लेकिन अच्छा आ गया था, ऑन एन एवरेज आ गया था, फेल नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा आया है, उतना भी ज़्यादा ये मत समझो कि 10 नंबर आया, अच्छा खासा है मैथ में भी। और साइंस बहुत अच्छा कहता है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा दिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, सीख के लिए बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग एग्जाम में पक्का यही गलती करोगे, वो चीज़ ना हो। इतना देर आए हो तो सुनी लो। साइंस में बेसिकली मेरा जो पहला मैथ का पेपर बहुत बेकार गया था, कहानी नहीं, बहुत लोगों को बकवास लगेगा, बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फास्ट क्लो वाली वीडियो कि बहुत बेकार गया। मेरा सेंटर था आई थिंक वो
कटिहार के बारे में क्या मैं खुद भूल गया, ठीक है। बारसोई मेरा सेंटर था, ठीक है। तो बारसोई सेंटर था, तो एग्जैक्टली मैं छत पे गया, घर पे फ़ोन आया कि कैसा क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड था। तो मैंने क्या था, तो क्वेश्चन छोटा, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो घर वाले मोटिवेट किए कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट पेपर उसमें अच्छे से देना। अब मैं 8 साढ़े 8 बजे तक, बस ठंड था, फरवरी महीना था, छत पे बैठ के ये सोच रहा कि अब क्या होगा, कि कहीं फेल हो गए, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में बोर्ड था, तो डर तो लगता ही है। छत पे बैठा रहा, फिर घर पे बात हुई, भैया लोग मोटिवेट किए, और भैया लोग ये सिखाए कि पहले जा कर के आपको 5 मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है, 2 मार्क्स नहीं। क्योंकि यार हम गलती मैथ में यही किए थे, तब से मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले जा कर के 5 मार्क्स को अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताएंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट नहीं, सबसे पहले लॉन्ग आंसर को बनाना पड़ता है, देन शॉर्ट में। शॉर्ट में तुम 2 लाइन भी देख लोगे तो तुमको 1 नंबर दे देगा, लेकिन अगर तुम लॉन्ग में 1 लाइन 2 लाइन लिखोगे तुमको नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो वो भैया लोग बताए। फिर नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मतलब मैं खुशी खुशी कूदते कूदते आए पूरे एग्जाम सेंटर से, तो सबको लगा बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, और सच में मेरे मार्क्स 90 आया, तो मज़ा आया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग भी ला सकते हो। याद इससे क्या सीखे कि सब्जेक्टिव में जा करके 5 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो सीखे ना कुछ मेरे साथ रह के, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। चलो क्या कहाँ चले, यहाँ आ जाओ। एग्जाम्पल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजर, इसमें से डिकम्पोजर कौन सा है, तो बैक्टीरिया। ओके ओके। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए, हाँ जी बना दिए। अच्छा, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ये तो क्लास 11th है, 12th है, 12th का टॉपिक, बट ऐसी चीज़ें रिलेटेड कुछ कुछ आता है। पॉलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें आता है, बताते रहेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल एग्जाम्पल पूछा है, किसका पूछा है, यूनिसेक्सुअल का, तो पपाया और क्या है एग्जाम्पल, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा अच्छा, बाइसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल पूछा है तो एग्जाम्पल में, एग्जाम में बाइसेक्सुअल भी पूछेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हबिस्कस, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दिया गया हबिस्कस एंड मस्टर्ड, है ना, ये ऑलरेडी ये बाइसेक्सुअल का, कहाँ इतना मेहनत करेंगे, ये बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 35 क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किधर आएंगे 36 में। 36 क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मेंडल जो अंकल थे हमारे, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे किए थे, फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए प्लांट पे किए थे। इनसे रिलेटेड आगे की वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है, बट फिर भी ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ तुम्हें कि इनसे रिलेटेड तुम्हें क्या याद होना चाहिए कि मेंडल कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, कहाँ से कहाँ एक्सपेरिमेंट किए थे, और कौन सा गार्डन पी प्लांट लिए थे, इस बात को भी मेंशन याद रखना। और इनसे रिलेटेड कुछ कुछ रेशियो है जो उन्होंने क्रॉस करके दिया था, कुछ कुछ रेशियो है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं एक, वैसे तो चीज़ें अभी आएंगे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें कवर अप करा दूंगा। अब बहुत सारा करा देंगे तो तुम लोग अभी पागल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, विच आर द प्रोसेस लिविंग बीइंग इन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन सा, इसमें से ग्रोथ किस में हो रहा है, रिप्रोडक्शन में हो रहा है, ठीक है। चलिए, मेल सॉरी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये अगेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट, सबका डेफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऑलरेडी सब्जेक्टिव बुकलेट में इसी के अंदर सब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो होगा ही ना। चलिए, बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, गाइनोसियम को हम लोग ओवरी को जानते हैं, इस बात को याद रखना। फ्लावरिंग प्लांट, अच्छा ये एक क्वेश्चन बता दें कि फ्लावर सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावर सिंपल सा बनाने देता है, वो जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम होता है और शो करना होता है फ्लावर का मेल फीमेल पार्ट, सिंपल सा शो करना होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 40, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे ये पूछना चाह रहा है, अच्छा 40 ये पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, द ब्लड जो कौन सा हम लोग बेसिकली रिसीव कर सकते हैं सभी ग्रुप से, तो याद रखना क्या, बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है कि विच ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें दोनों आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज ओ क्या होता है, वो बेसिकली यूनिवर्सल डोनर होते हैं, बता देते हैं, कहीं लिख ही देते हैं, यूनिवर्सल डोनर होता है जो दे सकता है, जैसे हम, लेकिन मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंसान है। चलिए, और
बस ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन 1 घंटा में किए। अभी आपको लग रहा है कि ये 40 क्वेश्चन में 1 घंटा लगाएगा तो कितना करेगा, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ। अभी बस हम लोग टाइम ले रहे हैं, बाकी का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग फटाफट से कंप्लीट करोगे। PYQ जब करोगे तो फटाफट से आंसर दोगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो सब्जेक्टिव में यहाँ किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करना पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ आप पूछा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो आपसे इस तरीके से सोलर एनर्जी सिग्निफिकेंस, रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, वोल्ट का देखो आ गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया। देखो इस तरीके से 5 लेवल डायग्राम बोला है तो डायग्राम चिपकाए हुए हैं, ठीक है। बैलेंस करने वाला हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपको विथ डायग्राम, ये सारी चीज़ें हार्ट लेवल किस तरीके से करना है, क्या करना है, इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इस PDF में। जिसको जिसको चाहिए फटाफट से ले लें। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें मेंशन है। आप चाहे तो ये सिंपल सा साइंस का ले सकते हैं या पूरा पूरा आप पैकेज ही आपके पास ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। होप वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, पहला सीरीज साइंस का अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, घर वालों को ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना ताकि जल्दी से 10K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए और हम लोग एक अच्छा सा पार्टी कर पाए। ठीक है, थैंक यू।